नमस्कार और स्वागत है आपका जियो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। पर आज का जो वीडियो होगा इट्स नॉट अबाउट जियो पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट हिस्ट्री। और आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड द हिस्ट्री काउच। ये मेरा काउच है, मैं इसमें बैठ गया हूँ और अब मैं आपको हिस्ट्री के कुछ किस्से सुनाने वाला हूँ। अगर आप इसे एज अ ट्यूटोरियल भी देखना चाहते हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ मोनोलॉग। इट विल बी लेस ऑफ एडिटिंग, ज़्यादा एडिटिंग में इसमें नहीं करने वाला हूँ। आई हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और जितना भी मैंने हिस्ट्री की किताबों से सीखा, आप यहाँ देख सकते हैं। आप एक बुक है कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिटन बाय B.H. लिटिल हार्ट। इसको पढ़ने में मुझे 2.5 से 3 महीने लगे, और इसको पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है इस पर एक वीडियो सीरीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमेरिका और रशिया के बीच के कोल्ड वॉर की हिस्ट्री नहीं जानते हो तो आज आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग वापस स्टार्ट होनी चाहिए। तो जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले हिस्ट्री की नॉलेज आपको दी जाए और उसके बाद में हम उसको जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके देखेंगे। तो हिस्ट्री काउच में आज का पहला सीरीज़ किस पे होगा, पहला एपिसोड, सॉरी ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ का पहला एपिसोड होगा अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ था, आज हम उस पर बात करेंगे। और कहने को तो बहुत जगह से पेश किया जाता है कि बस हिटलर ने जो है इन्वेट कर लिया पोलैंड को, और उसके बाद 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। पर इतना इजी नहीं था, काफ़ी सारे जो है इसके पीछे कारण रहे, इकोनॉमिक कारण थे। कुछ ज़्यादतियाँ की गई जर्मनी के साथ, और सिर्फ जर्मनी के साथ ही नहीं, इटली और जापान के साथ भी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें एक साइड पे थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, और दूसरी साइड पे थी जर्मनी, इटली और जापान। अब मज़े की बात है कि इटली और जापान तो एलाइड पावर्स के साथ लड़े थे, एंड दे वर ऑन द साइड ऑफ द विक्टर्स। और उसके बावजूद भी वो किस तरीके से जर्मनी के पाले में आ गए, क्यों ऐसा हुआ, तो उसी की कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जर्मनी से शुरुआत करते हैं। देखिए, जर्मनी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि 1919 में वो लोग वॉर हार गए, और वॉर हारने के बाद वहाँ पे एक ट्रीटी हुई, द ट्रीटी ऑफ वसाई। वसाई एक जगह है और उस पे वो ट्रीटी की गई, वहाँ पे वो ट्रीटी हुई थी, इसलिए उसको ट्रीटी ऑफ वसाई कहा जाता है 1919 में, जस्ट आफ्टर द वॉर। और इस ट्रीटी में जो है जो विक्टर्स थे, यानी कि जो जीते, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान भी जीतने के साइड में था, उन्होंने भी एलाइड पावर्स का साथ दिया था उसमें। ये सारे के सारे मिले और इन्होंने जो है जर्मनी को पोस्ट वॉर शर्तें बताई जी। उनमें से कुछ थे कि भाई आपको हमें रेपरेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो कबाड़ा किया है, इतना बड़ा जो वॉर किया जिसमें इतने लोगों की जानें गई, तो आप इकोनॉमिक हमें भरेंगे, क्योंकि हमने भी अपने फ़ौज में काफ़ी लोगों को गंवाया, एंड वी ऑल नो वॉर इज़ सफरिंग, सो वी ऑल सफर्ड। तो अमेरिका, ब्रिटेन और इन्होंने कहा कि भाई आप जर्मनी हमें जो इतना बड़ा हुआ है उसका खामियाजा भुगते, कैसे, बाई पेइंग अस मनी। हमें इकोनॉमिकली आप जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए आप हमें पैसा देंगे। तो नंबर 1 तो हुआ। दूसरा ये हुआ कि जर्मनी बहुत बड़ा देश था। अगर आप गूगल करो तो आज जो जर्मनी का मैप है और वर्ल्ड वॉर के टाइम जो जर्मनी का मैप था उसमें बहुत डिफरेंस है। वो एक बहुत बड़ा जर्मनी था। तो उस जर्मनी को उन्होंने डिवाइड कर दिया। जर्मनी के कुछ पार्ट्स, कुछ देश बन गए, जैसे कि पोलैंड बन गया, और इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया कि पोलैंड में जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, और जो आगे जाके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रीटी ऑफ वर्साई देखते क्या हुआ। तो नंबर 1 पहले तो हुआ कि इकोनॉमिक रेपरेशंस आप मुझे भरोगे। दूसरा है कि आप अपने टेरिटरीज हमें दोगे। पोलैंड नाम का देश बनाया एलाइड पावर्स मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते थे। जब भी मैं एलाइड पावर्स बोलूँ आप समझ जाना कि मेनली इन 3 देशों की बात हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले तो इकोनॉमिक रेपरेशंस मांगे। दूसरा, जर्मनी की टेरिटरीज उन्होंने ले ली, छीन ली। और तीसरा, उन्होंने बहुत सारे चीज़ें रखी कि जर्मनी कभी भी रीआर्मामेंट नहीं करेगा। रीआर्मामेंट नहीं करेगा मतलब आप मिलिट्री नहीं बढ़ाओगे, आप वेपन्स नहीं बनाओगे, फाइटर प्लेन्स नहीं बनाओगे, टैंक्स नहीं बनाओगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जर्मनी में काफ़ी रिजेंटमेंट हुआ। जर्मनी के लोगों को लगा कि उन्हें ठगा गया है। उन्हें लगा कि हमारी कंट्री को छोटा कर दिया, हमारे कंट्री में से एक नया देश बना दिया गया, हमारी पार्ट्स हमसे छीन लिए गए। सिर्फ जर्मनी हमने सिर्फ एक देश को अपने पार्ट नहीं दिए, जैसे पोलैंड तो बनाई, जिसकी वजह से जर्मनी बहुत बड़ा हुआ करता था। जर्मनी का एक एरिया था ईस्ट प्रशिया,
तो ईस्ट प्रशिया और जर्मनी, जो मेनलैंड जर्मनी, उसके बीच में एक नया देश बनाया गया पोलैंड। तो उस वजह से जर्मनी को बुरा लगा। फिर उसके बाद जर्मनी के कुछ पोर्ट्स थे, कुछ जगह थे, कुछ एल्सेस लॉरेन करके एक जगह है, वो जर्मनी को फ्रांस को देनी पड़ी। फिर बहुत सारी ऐसी जगह है। फिर ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी सारे जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो ये ऑस्ट्रिया का भी गठन 1919 में किया गया। तो अगर आपको पता हो कि सिर्फ जर्मनी, जब एलाइड पावर्स तो लड़े ही थे, साथ में एक्सिस पावर्स भी थे। एक्सिस पावर्स मतलब जो उनके ऑपोजिशन में थे, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को भी ब्रेक करके ऑस्ट्रिया हंगरी बनाया गया। और इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, जो एलाइड पावर्स ने ये सब बंटवारा किया ज़मीन का, उन्होंने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि इन सभी एरियाज़ में जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। यानी कि ऑस्ट्रिया में भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे। चेकोस्लोवाकिया करके जो देश बना, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग थे। पोलैंड में जर्मन स्पीकिंग लोग थे। और पोलैंड ने तो बेसिकली जर्मनी को डिवाइड कर दिया। पोलैंड बीच में आ गया और साइड में ईस्ट प्रशिया चला गया और जर्मनी चला गया, जिसकी वजह से जर्मन स्पीकिंग लोग अलग अलग हो गए। तो ये रिजेंटमेंट उनके साथ था। ज़िंदगी आगे बढ़ी और 1930 आते आते, अगर आपको पता हो, जो ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से भी जर्मनी में भूखमरी की हालत हो गई। और काफ़ी गुस्सा था वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट कि भाई हमारी ज़मीन छीन ली, हमें लगान देना पड़ रहा है, और ऊपर से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है। तो इसकी वजह से गुस्सा बहुत बड़ा। और इसी गुस्से को कैपिटलाइज करके एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में सत्ता हासिल की। एडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी जो बना, उसके लिए एडोल्फ हिटलर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे ओरेटर वो थे ही। वो जो भी बोलते थे उसमें लोग, पता नहीं क्या उनकी चाम थी, लोग मुग्ध हो जाते थे। लेकिन वो बहुत चालाक भी थे। उन्होंने जो गुस्सा जो जर्मनी का था आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो कि धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया था 10-12 साल से, जो कि फेस्टर होते होते, कोई भी वुंड होता है फेस्टर होता है, फेस्टर होते होते इतना बढ़ गया, उस गुस्से पे कैपिटलाइज किया एडोल्फ हिटलर ने, मैनिपुलेट किया। और हिटलर ने कैसे पावर ली? उन्होंने कहा कि भाई हम जर्मनी को रीआर्मामेंट करेंगे, मतलब मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करेंगे, नए हथियार, टैंक्स देंगे। जो भी हमारे जर्मन स्पीकिंग लोग दूसरे देश में पहुंच गए बंटवारे की वजह से, उनको हम वापस लेंगे। और वापस कैसे लाएंगे? हम लोग इन्वेट कर देंगे, हम पोलैंड में इन्वेट करेंगे। बेसिकली एक नेशनलिस्टिक फेवर वो ले आए। और ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो थी ही। इकोनॉमिक, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए तो आप पागल हो ही जाते हो। तो उस गुस्से का पूरा फ़ायदा उठा करके जर्मनी में हिटलर ने सत्ता हासिल करी। अब 1930s पे आते हैं, क्योंकि अब तक तो सारा वादा कर दिया था हिटलर ने, पर हिटलर पावर में आया 1933 आई थिंक 30s में। तो अब पावर में आने के बाद जो जो चीज़ उसने कही थी वो सारी चीज़ें वो करने लगा। सबसे पहले उसने क्या किया, राइनलैंड नाम की जगह वेस्ट में, ट्रीटी ऑफ वर्साई में कहा गया था कि राइनलैंड में जर्मनी अपने फोर्सेस यानी अपनी मिलिट्री नहीं रख सकती। तो सबसे पहले हिटलर ने उसको तोड़ा, उसने वहाँ पे फोर्सेस भेजी। इसी बीच छुप छुप के हिटलर जो है जर्मन मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रांग बनाते रहा। उसने फाइटर प्लेन्स बनाने शुरू कर दिए, टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, जिसे रीआर्मामेंट बोला जाता है इंग्लिश में। कि जर्मनी की जो मिलिट्री स्ट्रांग हो गई थी, वीक हो गई थी वॉर हारने के बाद, उसको फिर से उन्होंने ठीक करना शुरू किया। और अगर आप देख रहे हो कि 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1930 में दुनिया काफ़ी अलग अलग थी। प्लेन्स आ गए थे, टैंक्स आ गए थे, तो धीरे धीरे मैकेनाइज्ड वॉरफेयर होने लगा था, जिसकी वजह से हिटलर ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट किया। और उसने जो है रीआर्मामेंट स्टार्ट किया। अब रीआर्मामेंट चलता रहा। जब रीआर्मामेंट ख़त्म हुई तो सबसे पहले उसने 1936 में राइनलैंड में अपनी फोर्सेस भेज दी। उसके बाद जो उसने किया वो किया ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया उसने। ऑस्ट्रिया में उसने कहा कि भाई ऑस्ट्रिया में जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं, ये हमारे लोग हैं और हमें ऑस्ट्रिया को इन्वेट कर लेना चाहिए, जर्मनी में घुसा लेना चाहिए। एंटी सेंट फोर्सेस, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ के लोगों ने दे डिडंट इवन ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई उसने ना नब्स पे एकदम हमला किया कि भाई आप जर्मन हो, जर्मनी में बात करते हो, ऑस्ट्रिया में क्या कर रहे हो? और उन्होंने कहा कि हाँ भाई हाँ, हम जर्मन से, हमें जर्मनी चाहिए, हमें यहाँ पे जर्मनी के अंडर हमें आना है। तो उसने सबसे पहले तो प्रपोजल रखा कि भाई ऑस्ट्रिया को हम जर्मनी में लेंगे। तो ऑस्ट्रिया के जो गवर्नर थे उसने कहा कि हम रेफरेंडम करेंगे, वोटिंग करेंगे। और रेफरेंडम जैसे उसने करने की सोची तो अगले दिन हिटलर ने वहाँ पे फोर्सेस भेज दी और उसने बिना कोई बुलेट का यूज़ किए वहाँ पे ऑस्ट्रिया को जर्मनी में ले लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ये सारी चीज़ें देखते रहे।
क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे मिलिटरीली। अब वो और बड़ा पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हमको सबको पता है कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ 1914 टू 1918 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो ये सब कुछ देखते रहे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि हिटलर की जो है डेयरिंग और बढ़ गई। उसने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम और भी करेंगे, जिसको वो लेवेंसट्रॉम कहा था। लेवेंसट्रॉम मतलब फ्री स्पेस फॉर जर्मन्स, मतलब रहने के लिए जगह। तो उसने क्या किया 1918 में पोलैंड, अब पोलैंड का एक एरिया डेंजिग, डेंजिग एक पोर्ट है। अब जर्मनी का मानना था कि ये हमारा हिस्सा है, तो उसने वहाँ पे भी आर्मी भेज दी। वहाँ पे भी ब्रिटेन चुप रही, फ्रांस चुप रहा, क्योंकि उन्हें झगड़ा नहीं करना था, पंगा नहीं करना था। इससे हिटलर की मंसूबे बढ़ गए। उसने सोचा कि भाई मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं तो अपना काम करता रहूँगा, मुझे कौन रोकेगा। देख ही रहे हो मैंने पोलैंड पे कब्जा कर लिया है, मैंने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, तो मुझे कौन रोकेगा। तो उसने चेकोस्लोवाकिया में एक जगह है सुडेटनलैंड, सुडेटनलैंड में भी जर्मन्स रहते थे उस टाइम, पर ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से वो एरिया जर्मनी का चला गया चेकोस्लोवाकिया में। तो अब उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं सुडेटनलैंड पे इन्वेट करूँगा, भाई ये मेरा एरिया है, जर्मन यहाँ रहते हैं। तो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेविल चैम्बरलिन, उन्होंने हिटलर के साथ एक समझौता किया जिसे म्यूनिक पैक्ट कहा जाता है, 1938 में हुआ था। कि ब्रिटेन ने कहा कि भाई आप सुडेटनलैंड को ले लो, जर्मन स्पीकिंग लोग वहाँ पे रहते हैं, आपका वैलिड क्रिटिसिज्म है, आप ले लो, ब्रिटेन कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया हड़पने नहीं देगा आपको ब्रिटेन। हिटलर ने कहा ठीक है भाई, नहीं करेंगे। एक्चुअली हिटलर का क्या था, हिटलर को दिख गया था कि ब्रिटेन डजेंट हैव ए स्पाइन, फ्रांस डजेंट हैव ए स्पाइन, ये लोग कुछ नहीं करने वाले, मैं अपना काम करता रहूँगा। उसने जब तक 1938 में वो पहुँचे तो हिटलर को समझ गया था कि भाई ब्रिटेन इस बार भी कुछ नहीं करेगी, दे आर पेपर टाइगर्स। तो उसने क्या किया, उसने बात कही, उसने म्यूनिक एग्रीमेंट पे साइन किया और कहा कि हाँ भाई हम सुडेटनलैंड लेंगे, हम चेकोस्लोवाकिया पर कुछ नहीं करेंगे। पर उसने उस प्रॉमिस को तोड़ा। एक साल बाद 1939 में वो चेकोस्लोवाकिया में भी उसकी फोर्सेस घुसी और उसने चेकोस्लोवाकिया को भी हथिया लिया। इसके बाद ब्रिटेन जो है सख्ती में आ गया, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत ट्राई करा, ब्रिटेन और फ्रांस ने, कि भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अब देख रहे हो जर्मनी जो है सुन नहीं रहा था, जर्मनी के उल्टा और मंसूबे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि यार हम तो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, तो चलो और गलत काम करते हैं, जो कि बेसिकली ह्यूमन नेचर है। सिर्फ विंस्टन चर्चिल एक थे जो तब से बोल रहे थे कि भाई हिटलर पे भरोसा नहीं कर सकते, पर बाकी उनकी सारी की सारी कंट्री बोल रहे थे कि नहीं भाई ये चर्चिल जो है वॉर मॉन्गर है और हिटलर एक अच्छा बंदा है और इसे ये वैलिड है, भाई जर्मन लोग वहाँ रहते हैं तो जर्मनी में नहीं आएगा, वो एरिया आना ही चाहिए। पर जब उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया ना हिटलर ने, तब इनको समझ में आया कि चर्चिल वॉज राइट और भाई हमसे गड़बड़ हो रही है। अब चेकोस्लोवाकिया हड़पने के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब हिटलर ने नज़र डाली पोलैंड पे। ये जो डेंजिग नाम का पोर्ट है जिसके बारे में बता रहा हूँ, उसका मैप आप देख सकते हो। डेंजिग जर्मनी और ईस्ट प्रशिया के बीच में पड़ता था, और ईस्ट प्रशिया तो जर्मनी का पार्ट था ही 1914 तक, 1914 से, और मतलब टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हिटलर ने बोला ये तो मैं लूँगा ही, क्योंकि तो मेरा एरिया है, जर्मनी का एरिया है। तो उसने पोलैंड को इन्वेट किया। जब उसने पोलैंड को इन्वेट किया ना, अब ब्रिटेन चुप नहीं रहा। ब्रिटेन ने बोला कि नहीं भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब वी आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन यू। तो इस तरीके से वॉर शुरू हुई। अब ये तो सिर्फ जर्मनी का एंगल था, बाकी जगह भी वॉर शुरू हुई। इटली ने अफ्रीका में इथियोपिया नाम की जगह को इन्वेट किया। सिमिलरली जापान ने मंचूरिया नाम की जगह को इन्वेट किया। और जो मैंने कहा था जर्मनी तो हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन इटली और जापान जीते थे। तो फिर ये कैसे अगेंस्ट हो गए? ये भी ट्रीटी ऑफ वर्साई में ज्यादती की वजह से ही हुआ। जिस तरीके से जर्मनी के साथ ज्यादती की गई, उसी तरीके से इटली और जापान के साथ भी किया गया। सबसे पहले मैं जापान पे आता हूँ। जापान के साथ ना बहुत रेसिज्म हुआ। जापान को ना ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने ना, मतलब जैसे बड़े भाई छोटे भाई पे नहीं करते, दबा के रखते, वैसे रखा। तो जापान ने कहा कि भाई हमें रेशियल इक्वालिटी चाहिए और ये क्लॉज आप ट्रीटी ऑफ वर्साई में ले आओ, ताकि हमको भी इक्वली ट्रीट किया जाए। क्योंकि भाई ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जीते और वो बड़े बड़ा जगह हड़प रहे थे, दे वर डिक्टेटिंग टर्म्स। तो वो चाहते थे कि भाई, अब जापान भी चाहते थे कि अगर आप इतना हड़प रहे हो तो हमें भी हड़पने दो, पर उन्होंने उनको दिया नहीं। और काफ़ी रेशियल उनके साथ ये जो मैंने क्लॉज एक्ट करने की बात कही, तो वो क्लॉज उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उस टाइम उनकी सोच वैसी थी कि भाई जर्मनी जो है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये लोग वेस्टर्न लोग क्या समझते थे कि जापान जापानीज़, चाइनीज़ दिखने में हमसे अलग है और हमसे इन्फीरियर है। तो उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें उनके लैंड्स नहीं दिए गए। उनके लैंड्स मिले, बहुत सारे पैसिफिक में छोटे छोटे आइलैंड्स थे जो जापान को दिए गए, पर जो जापान को चाहिए था
जो उन्हें प्रॉमिस किया गया था उनको नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी जापान में रिजेंटमेंट थी। यही कारण था कि जापान ने भी जो है मंचूरिया को इन्वेट करना शुरू कर दिया था 1931 में, और बाद में चाइना को भी इन्वेट करने लगे वो, और फिर बाद में जर्मनी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी। सिमिलरली इटली के जो डिक्टेटर थे बेनेटो मुसोलिनी, उनके भी टेरिटोरियल एक्सपेंशंस थे, बट अगर आप देखोगे इटली के इतने सारे फौजी मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनको उसके हिसाब से जगह नहीं दी गई, उस वजह से भी उनमें रिजेंटमेंट था। तो वेस्टर्न पावर्स ने इटली के साथ भी गलत करा, और उस वजह से इटली में भी काफ़ी गुस्सा था कि ये हमारे साथ गलत हुआ है और हमें इसका बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने भी जो है इथियोपिया को इन्वेट किया। वो देख रहे थे कि जर्मनी जीत रही है, तो उन्हें समझ में आया कि भाई ये एक बंदा है जो रिबेल खड़ा हुआ है, हिटलर है, इसका साथ देते हैं तो शायद हमें हेल्प मिले। और हिटलर जैसे ही पूरी तरीके से चीज़ों को एक के बाद एक हड़प रहा था, इटली ने भी उसका फ़ायदा किया, जर्मनी के साथ हाथ मिलाया और अफ्रीका में इथियोपिया पे कब्जा कर लिया। और इस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। इसके बाद ब्रिटेन ने हमला किया। हम सबको पता है कि ब्रिटेन और फ्रांस, खैर वो एक अलग कहानी के किसी और दिन के लिए रहेगी, लेकिन ये था जो वीडियो, ये था अबाउट वाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो बहुत सारे कारण रहे, मल्टीफेसिडेड कारण रहे कि जर्मनी ने हमला किया, अग्रेशन दिखाया, इस वजह से ब्रिटेन को हमला करना पड़ा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण थे। जर्मनी वॉजंट ट्रीटेड वेल, जर्मनी के लोगों पे वॉर का गिल्ट थोप दिया गया, फिर इकोनॉमिक स्थिति ख़राब हुई, गुस्सा था लोगों में, उसका फ़ायदा उठा के हिटलर आया और हिटलर ने फिर अपनी तानाशाही की, और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के पास कोई वजह नहीं बची वॉर नहीं करने के। और मज़े की बात है कि इटली और जापान जो कि जीते हुए पार्ट्स का हिस्सा थे, उनके साथ किस तरीके से जो है बुरा बर्ताव किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिली है, डू सब्सक्राइब, एंड वुड यू वांट टू वॉच सम मोर हिस्ट्री वीडियोस, अगर ऐसा है तो उसमें भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके हम आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।